डेफिनेशन टाइप्स एंड यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है और उसमें क्या खसूसियात होती हैं, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है? अ टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग बिहेवियर एंड डिस्क्राइबिंग इट विद कैटेगरीज और स्कोर्स. In addition, most tests have norms or standards by which the results can be used to predict other more important behaviors. यानी कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है किसी भी सैम्पलिंग बिहेवियर का, और उसका मकसद जो है वो जिस बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है उसको स्कोर्स और कैटेगरीज के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा अक्सर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनमें नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होती हैं जो कि किसी भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में और एक्सप्लेन करने में रोल प्ले करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या खसूसियात होती हैं। किसी भी टेस्ट में 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देखी जाती हैं। उसमें पहली है स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, दूसरी बिहेवियर सैंपल, तीसरी स्कोर्स और कैटेगरीज, चौथी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स, और पांचवी प्रिडिक्शन ऑफ नॉन टेस्ट बिहेवियर। अगर आप गौर करें तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने पीछे जो डेफिनेशन देखी है उसी में से ही ली गई हैं। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर से मुराद होती है यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेस्ट कि किसी भी टेस्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसको किसी शख्स पे अप्लाई करते हैं, उसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसका जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन का जो तरीक़ाकार है, वो उसके मैनुअल में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक ही हो। और दुनिया में जहाँ भी कहीं कोई भी शख्स उस टेस्ट को इस्तेमाल करे तो उसको अप्लाई करने, इंटरप्रेट करने और उसकी स्कोरिंग करने का तरीक़ाकार उसका सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अमेरिका में किसी और तरीके से उसकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन हो रही है, पाकिस्तान में किसी और तरीके से हो रही है, या किसी और मुल्क में किसी और तरीके से हो रही है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है उसका प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, बल्कि वो कल्चर टू कल्चर वेरी कर रहा है या पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है उसका मतलब होता है कि एक टेस्ट को जहाँ भी आप अप्लाई करें तो उसको अप्लाई करने का, उसकी स्कोरिंग करने का और उसकी इंटरप्रिटेशन करने का जो तरीक़ाकार है वो सेम हो जो कि उसके मैनुअल में बताया गया है। फिर बिहेवियर सैंपल के जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो किसी भी बिहेवियर का एक छोटा सा सैंपल होता है। अगर हम इस बिहेवियर्स को स्टडी करने बैठें तो हर बिहेवियर पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे पर्सनैलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, इंटेलिजेंस पे किसी शख्स के बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और इसी तरह अब नॉर्मल बिहेवियर पे या किसी मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। लेकिन आज के दौर में ना तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास इतना टाइम होता है कि वो किसी शख्स के साथ बैठ के 4-5 घंटे उसके साथ क्वेश्चनिंग करे, उसका इंटरव्यू करे, और ना ही किसी फ़र्द के पास इतना टाइम होगा कि वो आपके साथ बैठ के 5-6 घंटे आपको इंटरव्यू दे। तो लिहाजा क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें हम किसी भी बिहेवियर के कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस उससे पूछते हैं। मिसाल के तौर पे पर्सनैलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सैकड़ों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट में हम पर्सनैलिटी के हवाले से 40, 50, 60, 70, 100 क्वेश्चन पूछते हैं। ये इसी तरह इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंस टेस्ट में चंद क्वेश्चंस होते हैं जो 30, 40, 50, 60 हो सकते हैं। इसी तरह बाकी बिहेवियर्स हैं। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो किसी भी बिहेवियर का जस्ट एक छोटा सा सैंपल होता है, और उस सैंपल के ज़रिए हम पूरे बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। यानी कि पर्सनैलिटी के मुतालिक चंद क्वेश्चंस करके हम फ़र्द की पूरी पर्सनैलिटी को असेस कर रहे होते हैं, या इंटेलिजेंस से मुतालिक चंद क्वेश्चंस करके हम फ़र्द के पूरे मेंटल एबिलिटीज़ को चेक कर रहे होते हैं, या इसी तरह और भी जितने बिहेवियर्स हैं उनको जस्ट हम कुछ क्वेश्चंस करके उनको हम असेस कर रहे होते हैं डिटेल में। फिर स्कोर्स और कैटेगरीज कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो बुनियादी मकसद है वो लोगों की नंबरिंग करना है। यानी कि हम बेसिकली तो जो जिस तरह बाकी दीगर साइंसेस हैं उनमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के लिहाज से या उसकी
लेंथ के लिहाज से या उसके वेट के लिहाज से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है कि इस चीज़ का वज़न इतना है, ये इसकी लंबाई इतनी है। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनमें जिन बिहेवियर्स को एक्सप्लेन किया जाता है उनको भी नंबरिंग की जाती है कि हाँ जी, इस फ़र्द की जो पर्सनैलिटी है वो उसमें इतने नंबर हैं, इसके इस शख़्स के इंटेलिजेंस के टेस्ट में इतने नंबर हैं, और उन नंबरिंग को फिर एक्सप्लेन किया जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है। स्कोरिंग और कैटेगरीज से हमें ये होता है कि स्कोर करने से हमें एक तो नंबर असाइन कर देते हैं किसी फ़र्द को, कि इसकी मिसाल के तौर पे मेंटल रिटार्डेशन के हवाले से इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किया जाता है, तो उसमें स्कोरिंग का ख़ास कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे तो 70 तक जो स्कोर्स होते हैं वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 35 टू 54 जो है वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 टू 34 जो है वो सीवियर, और 20 से नीचे प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस स्कोरिंग के ज़रिए जब हम किसी बच्चे पे कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसके स्कोर्स के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, और इसके लिए फिर हमें एजुकेशन प्लानिंग क्या करनी है या ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है वो क्या करनी है। तो लिहाजा साइकोलॉजिकल टेस्ट की एक अहम खूबी है कि इसके ज़रिए लोगों को एक तो नंबर असाइन किए जाते हैं, यानी कि नंबरिंग की जाती है, और उनकी कैटेगराइजेशन की जाती है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से उसमें पर्सनैलिटी भी हो जाती है, इंटेलिजेंस भी हो जाती है, नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर भी हो जाता है। नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। नॉर्म से मुराद होता है एवरेज स्कोर ऑफ अ पॉपुलेशन, कि एक ग्रुप में नॉर्मली एक मेंटल लेवल या एक पर्सनैलिटी का लेवल, नॉर्मल लेवल क्या होता है, उसके हवाले से जो टेस्ट डेवलपर होते हैं वो जो भी टेस्ट बनाते हैं उसे बहुत सारे लोगों पे अप्लाई करते हैं, और फिर उनके स्कोर्स का वो रिकॉर्ड रखते हैं, और उस रिकॉर्ड का वो टेबल बनाते हैं जिसको नॉर्म टेबल कहते हैं। उस टेबल में वो बताते हैं कि हाँ जी, नॉर्मल रेंज के स्कोर्स क्या होते हैं, अब नॉर्मल रेंज के स्कोर्स क्या होते हैं, मेल्स के नॉर्मल स्कोर्स क्या होते हैं, फीमेल्स के नॉर्मल स्कोर्स क्या होते हैं। इस तरह एज के हिसाब से भी वो बताते हैं कि एक ख़ास एज के नॉर्मल स्कोर क्या होते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी शख्स को इस टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसकी नॉर्म्स को देखकर हमें उसकी स्कोरिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन और कैटेगराइजेशन करना आसान हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हाँ जी, इस शख्स के इतने स्कोर हैं, और नॉर्म टेबल में नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी हैं, और इस शख्स के स्कोर इतने कम या ज़्यादा हैं, तो ये किस कैटेगरी में लाई करेगा। फिर प्रिडिक्शन ऑफ नॉन टेस्ट बिहेवियर, कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए हम फ़र्द के उन बिहेवियर्स को भी एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाते हैं जो हमने मुय्यर नहीं किए होते। मिसाल के तौर पे किसी शख्स की पर्सनैलिटी का टेस्ट अप्लाई करके हम कैरियर प्लानिंग भी कर सकते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में भी असेसमेंट कर सकते हैं, उसकी कैरियर काउंसलिंग भी हम कर सकते हैं। इसी तरह किसी शख्स का इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करके हम किसी शख्स पे, तो हम उसके लिए कैरियर प्लानिंग भी कर सकते हैं, उसकी एजुकेशनल प्लानिंग भी कर सकते हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी हद तक असेस कर सकते हैं। तो लिहाजा साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए हम फ़र्द के उन बिहेवियर्स को भी असेस करने और अंडरस्टैंड करने और इंटरप्रेट करने के काबिल हो जाते हैं जो कि हमने मुय्यर नहीं किए होते। यानी कि हम पर्सनैलिटी के ज़रिए फ़र्द की मेंटल एबिलिटीज़ का भी आइडिया लगा सकते हैं, या एक इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए हम फ़र्द की पर्सनैलिटी का भी आइडिया लगा सकते हैं, या उसके इंटरेस्ट के बारे में भी, या उसके मुस्तकबिल में उसको कौन सा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, उस बारे में भी हम असेस कर सकते हैं। फिर कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट को उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिनमें इंडिविजुअल टेस्ट हैं, ऐसे टेस्ट जो कि एट ए टाइम एक ही फ़र्द पे अप्लाई किए जा सकते हैं। इस तरह ग्रुप टेस्ट हैं, ऐसे टेस्ट जो कि एट ए टाइम बहुत सारे लोगों पे अप्लाई किए जा सकते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट, ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि रिटन में लिए जाते हैं, यानी कि फ़र्द को लिख कर जो है वो देने होते हैं उसमें सवालों के जवाब। परफॉर्मेंस टेस्ट में फ़र्द को मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करके दिखाने होते हैं। इस तरह वर्बल टेस्ट में फ़र्द को ज़ुबानी सवालों के जवाब जो हैं वो देने होते हैं, उसमें लिखने या परफॉर्म करने का रोल नहीं होता बल्कि ज़ुबानी सवाल जवाब किए जाते हैं। स्पीड टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें फ़र्द को एक स्पेसिफ़िक टाइम में एक टास्क मुकम्मल करना होता है, यानी कि फ़र्द को मुख्तलिफ टास्क दिया जाता है और टाइम दिया जाता है कि उसने इस टाइम के अंदर वो टास्क कंप्लीट करना है। और इनमें अमूमन ये होता है कि टास्क ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, और ये देखा जाता है कि फ़र्द कितने कम से कम टाइम में कितने ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप पीपीएससी के पेपर देते हैं, तो उसमें आपको 100 एमसीक्यूज़ करने होते हैं 60 मिनट्स में, तो उसमें आपका टाइम लिमिटेड होता है और
टास्क जो है वो ज़्यादा होता है, या क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होते हैं। फिर पावर टेस्ट। पावर टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाता है। जैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, उसमें आपको तस्वीर देखकर पिक स्टोरी लिखनी होती है, और स्टोरी लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है, आप आराम से जो है वो लिख सकते हैं जब तक आप चाहें। इसी तरह आपके जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं किसी भी क्लास के, उसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और उसमें 4 या 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, जो कि एक सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर टाइप्स ऑफ टेस्ट के फंक्शन के लिहाज से या यूजेस के लिहाज से टेस्ट की कौन सी टाइप्स हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आपकी मेंटल एबिलिटीज़, ख़ास तौर पे आपकी कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज, मैथमेटिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह को स्टडी करते हैं। इनका बुनियादी मकसद ये देखना होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटीज़ क्या हैं, लैंग्वेज को और मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने और रिस्पॉन्ड करने की आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, और आपके सोचने का स्टाइल क्या है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके किसी स्पेसिफिक टास्क को करने की एबिलिटी देखी जाती है कि कोई ख़ास काम करने की सलाहियत आप में कितनी है। मिसाल के तौर पे एक शख्स मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसका पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, देखा जाता है कि हाँ जी मेडिकल को स्टडी करने की एबिलिटी इस फ़र्द में कितनी है, इसको मेडिकल की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और क्या ये मेडिकल पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है, इसको मेडिकल की समझ आती है या नहीं आती। इस तरह एक शख्स इंजीनियर बनना चाहता है, तो हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि हाँ जी इंजीनियर बनने के लिए जो मेंटल एबिलिटीज़ और मेंटल करैक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं, में जो मेंटल लेवल रिक्वायर्ड है वो उस शख्स में मौजूद है या नहीं है, और उस ये आगे इंजीनियर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट किसी काम को करने के बाद देखा जाता है कि हाँ जी आपने वो काम किस हद तक सीख लिया है, या किस हद तक उसको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। मिसाल के तौर पे आपके जो पेपर होते हैं सेमेस्टर के बाद, तो वो आपका अचीवमेंट टेस्ट है कि आपने पूरे सेमेस्टर में जो कुछ पढ़ा है, आपने किस हद तक वो सीखा है, किस हद तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई है, उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट किसी काम को सीखने के बाद उसकी असेसमेंट के लिए लिया जाता है कि वो काम आप किस हद तक सीख चुके हैं। क्रिएटिविटी टेस्ट। क्रिएटिविटी टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जज किया जाता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कितने नए और अच्छे अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इन टेस्टों में आपको ऐसे टास्क दिए जाते हैं, या ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं, या ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिनके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, और देखा जाता है कि आप कौन सा सॉल्यूशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली आपके उन एक्सपेक्ट्स या आपकी वो उन खसूसियात को स्टडी करते हैं जो आपको इंडिविजुअलिटी देती हैं, जो आपको दूसरों से मुनफरिद करती हैं और आपको आपकी पहचान देती हैं। मिसाल के तौर पे गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन एक शख्स की पहचान होता है कि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। या एक शख्स रहमदिली हर इंसान में होती है, लेकिन एक शख्स के बारे में मशहूर होता है, या उसकी एबिलिटी होती है कि हाँ जी ये बहुत ज़्यादा रहमदिल है। इस तरह एक शख्स हेल्पिंग, हर इंसान दूसरों की मदद करता है, लेकिन एक शख्स की करैक्टरिस्टिक या इंडिविजुअलिटी बन जाता है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। तो इसी तरह वो क्वालिटीज़ जो सिर्फ़ आपकी ज़ात का हिस्सा होती हैं, जो आपको इनफरादियत और पहचान देती हैं, उनकी मेजरमेंट जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट के ज़रिए की जाती है। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज़। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज़ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपका मुख्तलिफ़ चीज़ों में इंटरेस्ट देखा जाता है। ये टेस्ट अमूमन बच्चों की कैरियर और एजुकेशनल प्लानिंग में काम आता है। इसके ज़रिए देखा जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, तो उसके लिए कौन सा एजुकेशन प्लान जो है वो बेहतर रहेगा, या कौन सा कैरियर प्लान जो है वो उसके लिए सूटेबल रहेगा उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। बिहेवियरल प्रोसीजर्स। बिहेवियरल प्रोसीजर्स जो हैं वो किसी भी बिहेवियर की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी बच्चे के बारे में पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गया है, बहुत ज़्यादा लड़ने लग गया है, तो देखा जाएगा कि हाँ जी ये किन सिचुएशंस में ज़्यादा गुस्सा करता है, किन सिचुएशंस में लड़ता है, किन लोगों के साथ ज़्यादा गुस्सा करता है, और उसका गुस्सा करने का स्टाइल क्या है,
कितनी देर तक वो गुस्से में रहता है, गुस्सा ख़त्म होने के बाद उसका क्या बिहेवियर होता है। इसी तरह कोई शख्स कोई हैबिट चेंज करना चाहता है अपनी, कोई स्मोकिंग या कोई एडिक्शन उसको है तो वो चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए भी पहले बिहेवियरल प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है ताकि हमें उस बिहेवियर के बारे में डिटेल से पता चल सके कि इस बिहेवियर की नेचर क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, किन सिचुएशंस में वो बिहेवियर होता है और उसके पीछे फैक्टर्स कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो ब्रेन की फंक्शनिंग के स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ासतौर पर ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को स्टडी करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टेस्ट अमूमन मेंटल रिटार्डेड बच्चों पे या ऐसे लोग जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ या सर में चोट लगी है और उसके बाद उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग इफ़ेक्ट हुई है, तो ये देखने के लिए कि उसके ब्रेन के कौन से एरिया डैमेज हुए हैं और उस डैमेज का फ़र्द की बॉडी के मूवमेंट्स पे या फ़र्द की थिंकिंग पे या उसके दीगर जो बॉडी के फंक्शंस हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है या उसकी पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किन सिचुएशंस में किया जाता है, उसमें सबसे पहले है क्लासिफिकेशन, फिर है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, सेल्फ नॉलेज, प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिसर्च। क्लासिफिकेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए हम लोगों को क्लासिफाई करते हैं, ये जिसको हमने पीछे कैटेगराइज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि लोगों को कैटेगराइज करते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम पर्सनैलिटी के लिहाज से भी कैटेगराइज करते हैं, मेंटल फंक्शनिंग के लिहाज से भी कैटेगराइज करते हैं, इंटेलिजेंस के लिहाज से भी कैटेगराइज करते हैं या किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के हवाले से भी कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइजेशन में 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। सबसे पहली है प्लेसमेंट। ये इसलिए होता है कि देखा जाए कि किसी शख्स को किसी स्पेसिफिक जगह पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी ख़ास काम को करने के लिए इस शख्स को असाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें जैसे मिसाल के तौर पे एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी जॉब है जिसमें पब्लिक डीलिंग और लोगों के सवालों के जवाब आपको देने हैं जो कि क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो ऐसी जगह पे कोई ऐसा शख्स जिसका टेम्पर लूज़ है, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो जल्दी जज़्बाती हो जाता है, जो बगैर सोचे समझे बात करता है, तो ऐसा शख्स तो ज़ाहिर है उस सीट पे के काबिल नहीं होगा उस जगह पे काम करने के। तो लिहाज़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए हम प्लेसमेंट करेंगे कि हाँ जी, कौन-सा शख्स जो है जिसकी पर्सनैलिटी धीमी है, जो बात को सोचता समझता है, जो जल्दी गुस्से में नहीं आता, जो जज़्बाती नहीं है, वो ऐसा शख्स जो है वो हम ढूँढ के उस जगह पे प्लेस करते हैं। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग के ज़रिए के लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी जगह जॉब के लिए या किसी इदारे में किसी ख़ास एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे टेस्ट लेते हैं। अगर आप एक ख़ास नंबर तक टेस्ट में नंबर हासिल कर लेते हैं या ख़ास लेवल के नंबर हासिल कर लेते हैं, तो आपको रख लिया जाता है, आपसे फ़र्दर आगे इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, वरना आपको वापस भेज दिया जाता है। जैसे आप आर्मी में जब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए आप जाते हैं और तो सबसे पहले वो आपसे पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस की टेस्ट लेते हैं। उन टेस्टों की स्कोरिंग के बाद जो लोग उनके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं उनको वो बिठा लेते हैं और बाकी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि इस स्क्रीनिंग से पता चल जाता है कि हाँ जी, कौन लोग हैं जो हमारे मेयार के मुताबिक हैं और कौन हमारे मेयार के मुताबिक नहीं हैं, किनको हमने आगे लेकर चलना है और किनको नहीं लेकर चलना, ये स्क्रीनिंग के ज़रिए हमें पता चल जाता है। फिर सर्टिफ़िकेशन कि कोई ख़ास काम करने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक सर्टिफ़िकेट जो है वो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग के लिए या असला लाइसेंस आजकल के जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी कि असला लाइसेंस अगर आपने बनवाना है तो पहले आपको साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट रिपोर्ट लेनी है कि हाँ जी, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, आप अग्रेसिव तो नहीं हैं या आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के आपके चांसेस तो नहीं हैं। जब साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है और वो अपनी रिपोर्ट में आपको ओके करार देता है, तो फिर आपको लाइसेंस जो है वो असले का मिल जाता है। इसी तरह आपके जो ये डिप्लोमा है, इसकी जो डिग्री है या इसका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा वो भी आपका सर्टिफ़िकेट है। इसका मतलब ये होगा कि आपने एक ख़ास लेवल तक साइकोलॉजी को पढ़ा है, आप साइकोलॉजी को अप्लाई करने के काबिल हैं, आपको थेरेपीज़ के बारे में पता है, आप लोगों पे थेरेपी कर सकते हैं। तो लिहाज़ा ये सर्टिफ़िकेट जो है वो उसके ज़रिए आप ऑथेंटिक हो जाते हैं कि हाँ जी, आपको एक काम करने के लिए ख़ास इजाज़त जो है वो मिल जाती है।
डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए हम लोगों को डायग्नोस भी कर सकते हैं। जैसे एंग्जायटी के स्केल हैं, डिप्रेशन के स्केल हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के स्केल हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के स्केल्स हैं, कि इसके ज़रिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि किसी शख्स की सिम्पटम्स क्या हैं, सिम्पटम्स का पैटर्न क्या है, सिम्पटम्स का सीवियरिटी लेवल क्या है, और उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करने में भी आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे किसी शख्स में डिप्रेशन माइल्ड लेवल की है, तो हम आइडिया लगा लेंगे कि हाँ जी, इसको जस्ट साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के ज़रिए जो है वो ठीक किया जा सकता है। किसी में मॉडरेट लेवल की डिप्रेशन या एंग्जायटी है, तो हम कहेंगे कि उसको साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों साथ-साथ चलाई जाएँगी। इस तरह कोई सीवियर शख्स है, डिप्रेशन उसमें सीवियर है या एंग्जायटी सीवियर, तो हम कहेंगे पहले इसकी मेडिकेशन होगी। जब ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, बात को समझने और बात करने के काबिल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर हम इसकी साइकोथेरेपी करेंगे। तो इस तरह से ट्रीटमेंट प्लानिंग और डायग्नोसिस में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सेल्फ नॉलेज साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक बहुत बड़ा काम जो है वो कि इसके ज़रिए हर फ़र्द को अपने बारे में अवेयरनेस हासिल होती है। आप पर्सनैलिटी का टेस्ट अप्लाई करते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी अंदर खूबियाँ क्या हैं, आपके अंदर ख़ामियाँ क्या हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए आपको पता चलता है कि आपका मेंटल लेवल क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ क्या हैं। तो उसके ज़रिए आप अपनी करियर कम प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ प्लानिंग कर सकते हैं। तो सेल्फ नॉलेज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक बहुत बड़ा यूज़ है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए हम किसी प्रोग्राम की इवैल्यूएशन करते हैं कि आया वो प्रोग्राम सक्सेसफुल है या नहीं, या वो किस हद तक कामयाब है और किस हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एक उनको कोर्स करवाती है, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या के सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स के हवाले से उनको कोर्स करवाती है, तो वो उस कोर्स किस हद तक फ़ायदेमंद रहा, उससे एम्प्लॉइज़ की पर्सनैलिटी में कितनी ग्रूमिंग हुई, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कितनी बेहतरी आई, या उनकी सेल्स और मार्केटिंग के स्किल्स में कितनी बेहतरी आई, तो वो भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए मेजर करते हैं। तो इस तरह से किसी स्पेसिफिक एजुकेशनल या ट्रेनिंग प्रोग्राम की इवैल्यूएशन भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए की जाती है। फिर रिसर्च, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो है वो रिसर्च में होता है कि आप जितनी भी रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी में, मोस्टली रिसर्च जो हैं वो उनमें साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। आप पर्सनैलिटी के लिहाज से कोई स्टडी करना चाहते हैं, आप इंटेलिजेंस के लिहाज से कोई स्टडी करना चाहते हैं, आप मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से कोई स्टडी करना चाहते हैं, या किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप साइकोलॉजिकल टेस्ट का सहारा लेते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए आप उस बिहेवियर की मेजरमेंट करते हैं।